नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललकार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं और इसमें 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के साथ 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने समेत जातिगत जनगणना, कर्ज माफी आयोग और रोजगार की गारंटी शामिल है। दिल्ली कांग्रेस में मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी की घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने और एमएसपी को कानून बनाने और जातिगत जनगणना कराने समेत तमाम मुद्दे शामिल किए गए हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जरा वो सुनिए आप, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमलावर नजर आई। जरा प्रतिक्रियाएं सुनिए। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहां पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग, एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से। मित्रों, आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। तो आपने सुना प्रतिक्रियाएं, और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की घोषणा पत्र के आखिर मायने क्या हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रत्नाकर जी, कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी हुआ, युवा, महिला, बेरोजगार, जिस तरीके से उन्होंने चर्चा की है, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा की, सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्टर्स का अगर हम देखें तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं उस पर उनका जिक्र करती नजर आई है। कैसे देख रहे हैं आप?
योगेश जी देखिए, हम्म ये अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है इन लोगों ने न्याय पत्र। अब न्याय की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुझे बड़ी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझे बड़ी दया। आज संगठन में कार्यकर्ताओं को तो न कोई पूछता है, न कोई कार्यकर्ताओं को तवज्जो देता है। अन्याय से पूर्णतया ग्रसित है आज, और जिसका परिणाम ये है कि कांग्रेस में काम करने वाले तमाम कार्यकर्ता और नेतागण आज इस संगठन से, जिनकी बहुत उम्मीदें थी इस संगठन से, और वो पूरी नहीं हो पाई, और वह जो है अन्याय से ग्रसित हो गए और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आए दिन कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा कार्यकर्ता वो पार्टी छोड़कर जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, 2-3 साल पहले इन्होंने एक राजस्थान में जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो एक विचार विमर्श के लिए इन्होंने एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया था। और उस आयोजन में बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई एक व्यक्ति एक पद होगा, 50% से ज्यादा युवाओं को पद मिलेगा। लेकिन वह 3 दिन के बाद जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, तब मैं कांग्रेस में ही था, तो हम इंतजार कर रहे थे कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी और युवाओं को मौका मिलेगा वो चीजों को हासिल करने के लिए, और युवाओं को जब जिम्मेदारी मिलेगी तब वो और लगन से और मेहनत से काम करेंगे। लेकिन ये 3 दिन के बाद लोगों ने ताली बजाई और भूल गए, और गिने चुने जो चंद जो प्रदेश में नेता हैं या देश में नेता है, वो सारी शक्तियां, सारा जो पावर है या सारी जिम्मेदारी जो कहते हैं, वो अपने ही हाथों में कंट्रोल में लेकर बैठे रहे। ना युवाओं को तरहीज दी और ना ही 50% युवाओं को मौका दिया गया। तो ये कहने की बातें होती है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में ये सारा घोषणा जो है वो किताब ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये तमाम न्याय की बातें उत्तर प्रदेश में भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आधी आबादी पूरा हक की बात कर रहे थे, लुभाने वादे करके आए थे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जनता इनके झांसे में आई नहीं, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये जितने भी मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, वो सारे वादे लगभग जो है वो झूठे साबित होते हैं, वो पूरा होते नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, छोटा सा उदाहरण। कर्नाटक में इन्होंने 5 गारंटियां दी थी, उसमें गृह लक्ष्मी योजना थी, जिसमें कि 2000 प्रति माह परिवार की एक महिला को जो है मिलना था। लेकिन सरकार बनने के बाद महज 2-3 महीने तक ही वह गृह लक्ष्मी योजनाओं का फायदा मिला, उसके बाद कोई पैसा किसी भी लक्ष्मी को आ नहीं रहा है। तो आज देश की जनता यह जान रही है कि महज घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र किसका है और संकल्प पत्र किसका है। संकल्प पत्र यानी कि हमने जो संकल्प लिया है, वो सारे संकल्प को हमने 10 साल में पूरा चलिए, किया आपके है। मुताबिक न्याय पत्र पर संकल्प पत्र भारी पड़ता नजर आ रहा है। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी आप सुन रहे थे, न्याय पत्र पर संकल्प पत्र भारी पड़ता नजर आएगा। देखिए योगेश जी, सबसे पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए योगेश जी, ये सब जानते हैं किसकी कथनी और करनी में अंतर है। इन लोगों ने वादा किया था, खुद इनके जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 के से पहले जब प्रचार में घूमते थे तो वो कहते थे कि 15 लाख रुपए देंगे, वो जुमला निकला। इन्होंने लिखित में वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था, पर उल्टा 12 करोड़ रोजगार घट गया देश में। देश में 83% जो नौजवान है वो बेरोजगार है। तो ये आंकड़ा जो सच्चाई हो तो कुछ और है। महंगाई को डायन बताते थे, आज महंगाई डार्लिंग हो गई। जब कहा 350-400 रुपए के सिलेंडर पे हौला करते थे, आज 1000 रुपए के सिलेंडर पे चुप है। 35 रुपए पेट्रोल का वादा करते थे, 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। खुद कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, अब तो किसान उल्टा आत्महत्या की दर उसकी बढ़ गई है, आत्महत्या दुगनी होने लगी है। तो किसकी सरकार में है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जब देश आजाद हुआ तो इस देश में कोलपिन बनाने की फैक्ट्री भी नहीं थी। आज देश कहां पर है? आज हमारा अपना सैटेलाइट IIT, IIM जैसे संस्थान से निकलकर दुनिया भर की जो टॉप 30 संस्थान है
वहां भारत का सीईओ बैठा हुआ है। अभिमन्यु उसका जी, कारण आज क्या है? सब कुछ गिना क्योंकि दिया गया बुनियाद भारतीय बनाकर जनता पार्टी कांग्रेस की ने तरफ दी। से कि क्या क्या जी योगेश जी, आज सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से सब कुछ गिना दिया गया है कि देश आजाद होने से पहले क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से शैक्षिक संस्थान थे, क्या क्या हमारे पास था। और कांग्रेस हमेशा इस बात का हवाला देती है कि साहब जब देश आजाद हुआ तब सुई बना नहीं सकते थे, हमारे पास सुई तक नहीं थी। हाँ जी, तो योगेश जी मैं कहना चाहता हूं कि देश को पैरों पे खड़ा करने का काम, स्वावलंबन का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सेल घेल जैसे संस्थान बनाए, नवरत्न कंपनीज बनाई। इन लोगों ने क्या किया? लगभग 166 इस तरीके की सरकारी संस्थाएं बेच दी, पोर्ट बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो आया है वो तो है ही, वो संकल्प तो है ही, वो मैनिफेस्टो तो है ही। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी इतना काम करके जाएगी कि आने वाली जो ये ट्रैक, जो पीछे का जो इन्होंने देश को अर्थव्यवस्था की जो पटरी उतरी हुई है, उस पटरी पर लाने के अलावा इतनी तेज गति होगी कि दुनिया के जो चंद देश बचे हैं आमदनी में, उनको पकड़ने का काम, उनके करीब में बैठने का काम, कि जो यूरोप के देश है, जो अमेरिका है, उसके जितना कमाने का काम कांग्रेस पार्टी की शासन में होने जा रहा है। आप सत्ता में आने के बाद की बात कर रहे हैं, बात पकड़ने के लिए आलोक जी ने मुझे लगता है अभी पकड़ लिया, वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। खैर आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले अशोक जी, ये मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। इंडिया गठबंधन जब है, सारे राजनीतिक दल जो विपक्षी गठबंधन है, दल हैं, वो एक बैनर तले लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये घोषणा पत्र अलग अलग क्यों जारी कर रहे हैं? एनडीए में तो एक ही घोषणा पत्र जारी होता है। देखिए ऐसा है योगेश जी, इंडिया का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा वो एक ही होगा। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही होगा, लेकिन दलों का, हर पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो अलग अलग होगा। उसमें कहाँ से कोई दिक्कत है? भाई हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एकजुट हुए हैं। दिक्कत कहीं नहीं है, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, देश की जनता भी मुझे लगता है समझना चाह रहे हो कि जैसे एनडीए में देखते होंगे आपकी एक ही मैनिफेस्टो जारी होता है। अब अभी आप करेंगे, उधर टीएमसी करेगी, उधर आम आदमी पार्टी करेगी, अपने घोषणा पत्र का ऐलान करेगी, वो बताएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी क्या? मान लीजिए जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि जो सपने देखे जा रहे हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तब? देखिए योगेश जी, इसमें कहीं से कोई टकराव नहीं, कोई टकराव कहीं से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी दल हैं, जो भी क्षेत्रीय दल है या जो भी दल है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो को ही मान के अपना मैनिफेस्टो मानेंगे? पहले तो इसकी गारंटी बताए भारतीय जनता पार्टी। जो भी दल है उसके, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हूबहू मैनिफेस्टो अपनी मैनिफेस्टो को बना लेंगे, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बना लेंगे? देखिए ऐसे सब सिर्फ कहने की बातें होती है योगेश जी। हर दल का, हर गठबंधन का अपना अलग मैनिफेस्टो होता है और गठबंधन का एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि न्याय पत्र नहीं अन्याय पत्र है और क्या क्या बातें कर रही है। देखिए इस देश में जब 2014 में माननीय मोदी जी जब सत्ता में आए थे योगेश जी, आपको भी याद होगा, लोकतंत्र की चौखट पे उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम उन्होंने किया था। देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो इस लोकतंत्र के मंदिर को दंडवत कर रहा है। लेकिन अब क्या स्थिति है, आप देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र की क्या ऐसी की तैसी इस मोदी सरकार ने कर दी है। सारी संवैधानिक एजेंसियों को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। तो ये सब चीजें कहने की कुछ और होती हैं, दिखाने की कुछ और होती हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये तो बताया कि 2014 में जो उनका जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, और 2019 में जो मैनिफेस्टो था उसका कितना % इम्प्लीमेंट हुआ। जो भी जनहित से जुड़ा हुआ मामला था योगेश जी, एक भी बातें उन्होंने पूरी नहीं की, एक सिंगल बात नहीं पूरी की। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा था कि ये सब चीजें होंगी, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि काला धन आएगा, ये नहीं कहा था कि काला धन भाजपा में आएगा। तो बीजेपी भी तो यही बात कह रही, बीजेपी तो यही बात कह रही, करीब 4 पीढ़ियां बीत गई साहब सत्ता पर काबिज होते हुए, और तब देश को बदल ना पाए। जो देश की तरक्की की बात आज कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता पर आएंगे तो देश इस दिशा में अग्रसर होगा, तो 4 पीढ़ियां बीत गई तब कर ना पाए, और अब सपने देख रहे हैं सत्ता पर आने का। यही तो बीजेपी कह रही है। योगेश जी, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आज ये कहते थे मोदी जी कि मुझे कसम इस मिट्टी की ये देश नहीं बिकने दूंगा, यही कहते थे ना। तो आज अगर कांग्रेस अपने 4 पीढ़ियों का हिसाब में अगर कुछ नहीं की थी तो बेच क्या रहे हैं?
अपने उद्योगपति मित्रों को मालामाल कैसे कर रहे हैं, अपना क्या बनाए हैं। 10 साल हो गए योगेश जी, अपना क्या बनाया इन्होंने। सिर्फ देश ने जो चीजें जनता के पैसे से इस देश में खड़ी हुई थी, उन सब चीजों को इन्होंने बेचा है और बेच के भाजपा की झोली भरी है कमीशन ले लेकर के। तो इन्होंने अपना क्या बनाया है। तो देखिए, कहने की बातें अलग है। आज योगेश जी ऐसी स्थिति है, आज मैंने देखा एक आर्टिकल में कि यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, उनके जो गुटरेस हैं, उनकी स्पोक्स पर्सन ने एक एडवाइजरी जारी की उनके हवाले से कि हमें उम्मीद है कि भारत देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। वो इस तरह की बातें जो है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे युगांडा वगैरह के लिए जारी होते हैं, वो कुछ पाकिस्तान के लिए जारी होते हैं। पहले वो अपने यहाँ करा लें, अपने यहाँ के जो आरोप उन पर लगते हैं वो पहले उनको ठीक कर लें। खैर, वहां पर नहीं जाएंगे अभी। अशोक जी, आलोक जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के आज घोषणा पत्र ने जिस तरीके से जारी किया है, उसने लगभग सभी क्षेत्रों को टच किया है। वो चाहे हम रोजगार का जिक्र करें युवाओं के, चाहे महिलाओं का जिक्र करें, पिछड़ा वर्ग का जिक्र करें, स्वास्थ्य हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, किसान हो, मतलब सभी के हित की बात की गई है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जब हमें कुछ देना ना हो तो फिर प्रेमिका को हम तो चांद भी दे देते हैं, तो हमें पता है कि हमें कुछ देना ही नहीं है। चंदा मामा आए दूर। जी जी, तो इसलिए मेरा मानना है कि घोषणा पत्र में एक तो बीजेपी की कॉपी की है। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे कुछ याद आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने 4 अपनी जातियां बताई थी, उनमें से 3 कांग्रेस ने कॉपी कर लिया, उसमें न्याय और लगा दिया। वही तो बात कर रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप अपना मैनिफेस्टो भी कॉपी कर लेते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी 139 साल पुरानी पार्टी है, जिसे एक अंग्रेज ने स्थापित किया था, जो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। 1885 में मुंबई में ह्यूम द्वारा स्थापित की गई थी ना, इसीलिए कि 1857 का विद्रोह दोबारा ना हो उस स्थिति में, क्योंकि अगर दोबारा हो जाएगा तो भारत छोड़ना पड़ेगा हमें अंग्रेजों को। तो उन्होंने एक डमी विचारधारा की पार्टी उतार दी और वो पार्टी 60 सालों तक इस देश में शासन करती है और वो ये कहती है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं बिल्कुल कांग्रेस सही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो वर्ल्ड बैंक क्यों कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारत 7.5% जीडीपी की ग्रोथ पे जाएगा और उसने 6.3% एस्टिमेट किया था। ये विश्व की वही संस्थाएं हैं जो अपने एस्टिमेट को बदल रहे हैं, अपने अनुमानों को बदल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक बीजेपी की और भारत की कोई संस्था नहीं कर रही। मैं उस टाइप का उपयोग कर रहा हूं जो विदेशी है, क्योंकि इस समय भारत का जो विपक्ष है वो विदेशी संस्थाओं पर ज्यादा भरोसा करता है। भारत तो झूठ बोल सकता है ना, भारत की संस्थाएं झूठ बोल सकती हैं, भारत का संविधान झूठ बोल सकता है, भारत की सरकार झूठ बोल सकती है। ये तो झूठी सरकार है विपक्ष के अनुसार। सब अमेरिका वाले सही बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले सही बोलते हैं। तो मैं वर्ल्ड बैंक का डाटा बता रहा हूं। उसने कहा कि अपने भारत 7.5% ग्रोथ पर जाएगा 2023-24 पे, जबकि वो 6.3% कहता था। अब रहेगी बात यह कि बीजेपी सब बेचे दे रही है। सब बेचने का रास्ता प्रॉमिस भी कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने किया था जब वो एलपीजी लेके आए थे, जब उन्होंने वर्ल्ड बैंक से प्रॉमिस किया था कि हम अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर चुके हैं, अब हमें थोड़ा पैसा दे दो तो हमारा देश आगे चले। कांग्रेस की वो नीतियां जो 1950-55 में उन्होंने शुरू की, 51 में, 1990 तक आते आते देश भूखों मरने लगा था, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, तब एलपीजी पीवी नरसिम्हा राव जी लेकर के आए थे और उससे देश में इकोनॉमिक जो मूवमेंट आया था। और देश की हर सरकार बाध्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 मानने के लिए कि अगर कोई सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि करती है तो आने वाली सरकारों को वो बात माननी पड़ेगी। तो चाहे कांग्रेस सत्ता में आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, एलपीजी जारी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार आए सब बेच दे रही है, ये प्रॉमिस पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी विश्व को, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को 1991 में कर चुके थे कि हम लिबरलाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अब रहेगी बात, कांग्रेस कह रही है कि हम ये घोषणा पत्र में देंगे। बहुत सारे वादे उन्होंने कर दिए, 5x25, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जब लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, आपका मनी इन्फ्लेशन 25% रहता है, जीडीपी 2% ग्रोथ पे रहती है, 3% ग्रोथ पे रहती है और मनी इन्फ्लेशन 22%, 20% रहता है। घनघोर गरीबी में देश रखा। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसकी गति 20 किलोमीटर पर घंटा रही, जबकि वो फरारी था भारत देश, इकोनॉमी तेज गति से चल सकती थी। उसकी इन्होंने जो एक ही काम किया कि उसको पहला गियर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर ही इकोनॉमी को नहीं लगने दिया।
केवल पहले गियर में देश को चलाया है। तो मोदी या बीजेपी की जो सरकार आई है उसने केवल एक काम किया, बाकी किया क्या है वो बीजेपी जाने। मुझे लगता है कि टॉप गियर लगा दिया। बिल्कुल। रत्नाकर जी, देखिए बड़े सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। अशोक जी ने भी कही ये बात कि अगर 4 पीढ़ियों का जो आप हवाला दे रहे हैं, अगर कुछ होता नहीं तो आप कैसे इन संस्थाओं को बेचते, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आपको लेगेसी मिली है और उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 2-3 बातें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी पांडे जी ने कहा। एक तो कहा उन्होंने, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं, पहले थोड़ा चर्चा कर लेता हूं उनकी बात पे। पांडे जी ने कहा कि विपक्ष जो है आज देश में कोई अगर कोई संस्था बोलती है तो उसको मानते नहीं है, और बाहरी जो संस्थाएं हैं, अमेरिका की संस्थाएं हैं जो कहती हैं उनको मानते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी वो जो फोटो भी लगाया है वो अमेरिका का फोटो लाकर लगा दिया है, क्योंकि इनको भारत देश से इतना तिरस्कार हो गया है, यहाँ के लोगों से इतना तिरस्कार हो गया है कि आज ये जो अपने घोषणा पत्र में फोटो भी लगा रहे हैं तो थाईलैंड और अमेरिका की लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता उन्हीं पे निर्भर है और उन्हीं को विश्वसनीय मानते हैं, यहाँ का कोई मानना ही नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार जब भी थी तो वो फर्स्ट गियर में ही चलती रहती थी। बिल्कुल सही कहा और वाजिब कहा इन्होंने। मैं उसको बता देता हूं इस तरह से, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, यूपीए सरकार, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था जो है 12वें पायदान पे थी पूरे विश्व में। और 10 साल के बाद जब वो 2014 तक जब मोदी सरकार आई, उस समय सिर्फ पहले गियर में 1 नंबर खाली आगे बढ़ी और वो 11वें स्थान पे पहुंची। आज की परिस्थिति देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं भाई साहब कि अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। मैं ये बताना चाहता हूं, शायद ये भूल जाते हैं ये लोग ये कहते कहते कि आज देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और आने वाले कुछ सालों में जो तीसरा टर्म जो एनडीए सरकार का आएगा, उसमें कुछ सालों में ही हम पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और कह रहे हैं कि हम ये सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाया। 25 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे थे, उस 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का अगर किसी ने काम किया तो एनडीए सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। ये पूछ रहे थे हमसे योगेश जी कि हमने क्या क्या किया। कुछ नहीं किया इनके कहने के अनुसार, और ये बता देंगे कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया अपने संकल्प पत्र में। हमने जो भी जनता से वादे किए वो सारे के सारे वादे पूरे किए। हमने कहा था कि हम ये 370 का दंश जो है कह तो रहे हैं, IIT IIM जितने सारे संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, सारे कांग्रेस ने लाए, यही तो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, वो बताया ना कि किया इन लोगों ने, लेकिन पहले गियर में ये गाड़ी चलाते रहे। जो 10 सालों में या 55 सालों में, पिछले 55 सालों में जो इन्होंने सत्ता संभाला, अगर आज की रफ्तार में अगर ये काम किए होते तो विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था हम बनकर उभर गए होते। लेकिन पहले नंबर में गाड़ी चलाने की आदत है, वो चलाते रहे। मैं वही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 370 का दंश जो पड़ा था वो 370 हटाया हमने जो कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, 500 साल से लंबित पड़ा मामला, हमने राम मंदिर जो है का प्राण प्रतिष्ठा करके भव्य राम मंदिर बनाया। हमने कहा था कि हम सीएए करेंगे, जो हमारे दूसरे देश में हमारे अल्पसंख्यक भाई है जिनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, उनको हम अपने देश में नागरिकता देंगे, और हमने वो दिया। हमने इस देश को टैक्स के जंजाल से मुक्त कराया। 1 नेशन 1 टैक्स दिया, जीएसटी दिया। हमने किसने दिया? अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किसने किया? एनडीए सरकार ने किया। हमने 3 तलाक, हमने अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंड से मुक्त कराया हमने। तो ये किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। महिलाओं की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय जो है असल मायने में जो है हमने दिया है। महिला रिजर्वेशन जो है ला करके हमने दिया है। ये क्या किए थे? ये लोकसभा में पास कराए, राज्यसभा में अटका दिए, और ये कहते थे कि हम आधी आबादी को पूरा हक देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, 40% हम टिकट देंगे लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को। कहाँ दिया है? पूछ लीजिए, यहाँ यहीं पे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने जो कहा वो किया क्या? ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं और ये करते कुछ नहीं। अभी भाई साहब ने बहुत बढ़िया कहा, अगर देना नहीं कुछ है तो मैं चांद तारे भी वादा कर दूं कि चांद तारे तोड़कर लाकर दे दूंगा, लेकिन देना नहीं है कुछ। हम संकल्प पत्र में जो भी कहते हैं वो हम करते हैं,
चाहे वो जितने भी हमने वादा किया, सारे वादों को, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा सारे वादों को हमने पूरा किया है। अभिमन्यु जी, ऐसा ही है क्या जैसे कॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक महबूब अपनी महबूबा के लिए बोलता है, वो चांद जुमलेबाज तारे लोग डालेंगे, हैं, वो कुछ तुम्हारे भी लिए बोलेंगे। क्या कर देंगे, वैसे ही कुछ नजर आ रहा है। पांडे जी जुमलेबाज कुछ भी बोलेगा, झूठ बोलेगा, शोर मचा के बोलेगा, ढोल मचा के बजा के बोलेगा, मंच से बोलेगा, कैसे भी बोलना है, क्योंकि अपना तो कहीं को जिम्मेदारी तय है नहीं, झोला उठा के चल देंगे। देश में 70 साल में 50 लाख करोड़ का ऋण था, आज 200 लाख करोड़ का ऋण है। अरे खुले मन से खुद मोदी जी कहते हैं, अरे पांडे जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, खुले मन से मोदी जी कहते हैं, आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, ऑल टाइम हाई, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं बोलिए, आप जानकारी को आपको करेक्ट कर दिया, अब आप बोलिए। नहीं, आप करेक्ट बाद में कर लेना जब आपका नंबर आएगा। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अभिमन्यु जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। अभिमन्यु जी बोलिए, आगे बोलिए। तो आप भी कायदे से बात कीजिए। देश में 50 लाख करोड़ का ऋण था, आज 200 लाख करोड़ रुपए का, 2.5 लाख करोड़ का 70 साल में एनपीए, आज 14 लाख करोड़ का एनपीए बट्टे खाते में। पैसा किसका पैसा? जनता का पैसा। खुले मन से मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। अरे गरीबी रेखा के नीचे लोग गए या ऊपर आए? 135 करोड़ लोगों में अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेते हैं तो ये तो आपकी पॉलिसीज है। इसका मतलब लोग गरीबी रेखा के नीचे गए। परचेसिंग पावर घटती जा रही है देश में, लोगों की जेब में हाथ डालते हैं तो जेब फटी भी मिल रही है। इंश्योरेंस महंगा, स्कूल की फीस महंगी, मेडिकल का बिल महंगा, बिजली महंगी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। किसी घर में जाके पूछिए, हर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, चारों ओर हाहाकार है। किसकी सरकार में है? चारों ओर लूट का आपने तंत्र बनाया हुआ है। जीएसटी की बात करते हैं आप, गलत तरह से जीएसटी आप लेकर आए। खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन से जीएसटी के नाम पे वोट नहीं मांगते। आप फंस जाएंगे अगर आप इस मुद्दे की बात करेंगे। छोटा व्यापारी सब बर्बाद कर दिया। 100 से ज्यादा रिफॉर्म आप लेकर आए जीएसटी पर। ये जीएसटी है आपकी। नोटबंदी लेकर आए आप, नोटबंदी के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते आप। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पांव में छाले थे, आपने लाठीचार्ज कराया। दवाइयों के हाथ में पैसे लेकर घूम रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी थी, आपने कभी भी इस नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। आप किस मुद्दे में चुनाव लड़ते हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। जनता को अब कब तक झूठ बोलते रहेंगे? जनता ने आपको पहचान लिया है, पकड़ लिया है कि जो हम दो हमारे दो वाली सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए। जनता हाहाकार मचाए हुए है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जनता के पास पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा? डॉलर जो 53 रुपए का था आज 80 के ऊपर पहुंच गया। आप बताइए, आपका जो कहीं एक भी बात थी वो सच हुई हो, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए, आपने छापा डाला, उससे पैसा ले लिए। आपको चंदा जिसने दे दिया उसको बिजनेस दे दिया, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वैक्सीन कंपनी हो, आपने छापा डाला, उनसे ले लिया। जो कंपनी लॉस में जा रही है उन्होंने भी आपको पैसा दिया। अभिमन्यु जी, लेकिन आपको कितना विश्वास है? अभिमन्यु जी, ये सारे मुद्दे आप समय समय पर रखते हैं और मुझे लगता है कि हर चुनाव में रखते हैं। कहना चाहता हूँ योगेश जी, हाँ, कि आप विश्लेषक ऐसा लेकर आए, देखिए चुनाव का समय है, हाँ, कि जो बाइस्ड बात ना करता हो। हाँ। हम चुनाव आयोग को कंप्लेन करने के लिए देखिए फ्री है। हाँ, आप बाइस्ड बात करने वाले लोगों को यहाँ बिठाएंगे, सीधा आप भाजपा समर्थक कह के बिठाए, हमारा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप 22 लोग ना बैठे, वो एक पक्ष से बात ना करे, मेरा आपसे निवेदन है। आप क्या बताइए, आपके क्या पक्ष में बात करें? अब क्या वो बोल दें? अब उनको जो समझ में आ रहा है, हमें बात उनको नहीं दिख रहा है, करनी, सही वो वही बात तो बोलेंगे। सही बात करें, जनता की बात ठीक है अभिमन्यु जी, यहाँ बैठकर ठीक है अभिमन्यु जी, सत्ता में नहीं है, अभिमन्यु हम जी, लोगों को क्रिटिसाइज करें, हम लोगों को, ठीक है, ठीक है आप करें, लेकिन हमें विपक्ष के तौर पे हमने लड़ाई लड़ दी। हम लड़िए, यही तो बात है। आप लोग ही नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही के लोग आपको छोड़ जा रहे हैं। समस्या तो यहाँ पर एक खड़ी हो जा रही है। आपको पता है, जब देश आजाद हुआ एक ओलपिन की फैक्ट्री नहीं थी, आपको जानकारी है? 15% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ था। तो कपड़े हम लोग क्या अभी भाजपा के तो आपने प्रवक्ता भी नहीं है ऑफिशियली, रत्नाकर सिंह जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। 5वें नंबर पे मनमोहन सिंह जी से ज्यादा ज्ञानी है क्या? मनमोहन सिंह जी से ज्यादा ज्ञानी है क्या? नहीं ना। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वो बना कर गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप क्या चीज लेकर आए विदेश में? मनरेगा वो हम लेकर आए, मनरेगा हम लेकर आए। नहीं, हम क्या क्या चीज, हम जो प्लान लेकर आए आज आप उस पर काम कर रहे हो। कुछ खाते पीते नहीं थे। अरे क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो पांडे जी? कुछ शर्म कर लीजिए। शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं है।
आप कुछ ऐसी शर्म बात कर कर रहे लीजिए, हैं। जनता की तरफ आप से एक तो बात मुझ रखिए, पर जनता ब्लेम की कर रहे तरफ हैं, से। मुझे धमकी दे जनता रहे देख रही है, हैं, मुझे जेल भेज जनता की देंगे। तरफ से अभी तो बोलना आप सत्ता सीखिए, में नहीं है, जनता की तरफ से अहंकार बोलना है। सीखिए, आपको जनता जनता की जिताएगी। तरफ से बात आप रखिए। इस तरह से धमकी जनता देते भी कुछ, हैं। जनता के लिए भी आप कुछ सत्ता में जिम्मेदारी न है कि होने नहीं पर, है? विपक्ष में होने पर जनता आप के लिए धमकी भी दे कुछ रहे हैं, मुझे जिम्मेदारी है कि नहीं जेल है? भेजने की धमकी दे विश्लेषक रहे हैं। ला के मीडिया में बिठा बैठ दिए के है भाजपा आप के सत्ता में आएंगे तो मुझे तो कार्यकर्ता, मेरा तो भाजपा के मेरी तो हत्या कार्यकर्ता को करवा देंगे विश्लेषक आप। बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाजपा आप के सत्ता में कार्यकर्ता को आते ही मेरे विश्लेषक जैसे बताया जा लोग रहा है। मरा देंगे। आप आज ये भी नहीं कहना है चाहते विश्लेषक हैं? आपके पास। अरे देश में आप इतने ये कहना लोग चाहते हैं राजनीतिक कि मुझे विश्लेषक जेल हैं, भेज देंगे किसी सत्ता में ज्ञानी आते ही? आदमी को बिठाइए जो कम से कम नहीं, जनता आप की क्या तरफ से कहना तो हो। चाहते हैं? आप मेरी आप बात से भाजपाई असहमत लोगों हो को, सकते हैं, कार्यकर्ताओं उसका को, लॉजिकल भाजपा आंसर दीजिए। पदाधिकारियों को आप ला कर यहाँ आप बिठाइए, लॉजिकल आंसर तो क्या दीजिए। होगा? मैंने क्या झूठ बोला डिबेट है? का जो संदेश आप जाएगा और लॉजिकल नहीं आंसर जाएगा, दीजिए सर, ऐसे थोड़ा क्या बोलते संदेश हैं, आप जाएगा कुछ भी डिबेट बोलते का? रहेंगे। यही जाएगा कि भाजपा के आप कांग्रेस कार्यकर्ता के अभिमन्यु जी, प्रवक्ता हैं, इसका मतलब अभिमन्यु थोड़ी ना है जी, कि आप बहुत कुछ भी बोलते शर्मनाक रहेंगे बात है, सर। बहुत शर्मनाक बात है। आप आप कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता हैं कार्यकर्ताओं को सर, लाके इसलिए कुछ बिठा भी दिए। मत बोलिए अभी ऐसे। आपके भाजपा देखिए, मैं 2-3 घंटे डिबेट कर सकता हूँ। नहीं, मैं पार्टी में मास्टर ट्रेनर भी हूँ। हाँ। भाजपा कार्यकर्ताओं को आप मैं लाके 14 बिठाएंगे घंटे बोल तो सकता इस हूँ डिबेट सर, का 14 कोई घंटे की संदेश नहीं प्रैक्टिस है मुझे। जाएगा। योगेश जी, 2-3 घंटे में योगेश गायब हो जी, जाओगे, मैं संदेश 10 जाना घंटे आपकी ज्यादा राय हो रहूंगा। सकती है, आपका चलिए, बड़ा ठीक है। चैनल है, ठीक है, संदेश जाना ठीक है, चाहिए, ठीक है। जनता देख रही है, जनता देख रही है, संदेश जाना चाहिए। जनता लगातार देख रही है और संदेश भी लगातार सही जा रहा है, जो जा रहा है जनता समझ रही है। अशोक यादव जी, जनता को समझना है और कंफ्यूजन की आप बात कर रहे थे आपने पिछले वक्तव्य में, क्या समाजवादी पार्टी इस समय इस तरह से कंफ्यूज हो गई है कि वो यही नहीं तय कर पा रही कि आखिर कौन सी सीट पर किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है? जब ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा रहेगी तो कैसी मजबूती के साथ आप एनडीए का मुकाबला करेंगे? देखिए योगेश जी, हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अग्निवीर के दंश से छुटकारा दिलाना है, पेपर लीक से छुटकारा दिलाना है और किसानों के ऊपर थार चढ़ाने वालों से छुटकारा दिलाना। इस क्रम में हम एक एक सीट का बिल्कुल और समस्या आ रही योगेश जी, तो उसको हम लोग समय रहते उसका निदान कर ले रहे हैं। इस तरह की चीजें हर दल में होती हैं। भाजपा में लगभग 100 से ज्यादा टिकट काटे गए सिटिंग सांसदों के। गुजरात में 3-4 जगह इसी तरह से चेंज हुआ है कैंडिडेट। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सपा में इस तरह की बातें हैं। हमारा उद्देश्य बड़ा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब झूठ मूठ में लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया इतिहास में जाकर के। आपको याद होगा, मैंने फोटो देखी थी जो इंडियन एक्सप्रेस में, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी साहब बैलगाड़ी लेके आए थे संसद भवन में। जानते हैं क्यों लेके आए थे? वो कंप्यूटर युग का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि कंप्यूटर देश के लिए घातक है। तो ये लोग मॉडर्न युग के लिए जो आज जो संचार क्रांति देश में आई है योगेश जी, एक कांग्रेस पार्टी की देन है। इस देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो या राजनीतिक विश्लेषक महोदय हो, कह रहे हैं कि टॉप गियर में गाड़ी चल रही है। कह रहे हैं कि देश की विश्व की थर्ड इकोनॉमी है हिंदुस्तान, यही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े जो कि इंटरनेशनल पैरामीटर से, इंटरनेशनल एजेंसियों से आए हैं, आप वो आंकड़ों को अगर सामने रखेंगे और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था रखेंगे तो लगेगा कि तीसरी अर्थव्यवस्था कहने का एक तरह से डेटा में बाजीगरी की गई है। देखिए, पहला आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का क्या है। 143वें नंबर पे हम हैं इस विश्व में योगेश जी। 143 रैंक हमारी है पर कैपिटा इनकम में। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर ले 132 रैंक हमारी है। ये स्थिति हमारे देश की हकीकत की बात है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है। तो अगर ये सारी इंटरनेशनल रेटिंग जो एजेंसियां कर रही हैं, ये एजेंसियां इसका मतलब झूठे आंकड़े दे रही हैं। अब नीति आयोग की बात कर लिया जाए, जो भी हमारे मित्र कहते हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको एमपीआई कहते हैं, उसमें नीति आयोग ने बताया है कि हमने इस पैरामीटर्स में बहुत सारी चीजें होती है एमपीआई में, कि ये पैरामीटर्स पे हमने नापा तो देखा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। लेकिन वही एमपीआई तब फेल हो जाती है जब हमारे 82 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी के लिए सरकार के आगे भीख मांगनी पड़ती कि साहब हमें 5 किलो राशन नहीं मिलेगा तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। तब वो एमपीआई वाला जो आंकड़ा है ना 25 करोड़ वाला, तब वो आंकड़ा के सामने रख के देखेंगे तब लगता है ये आंकड़ा फेक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट किस ग्राउंड पे है, तब वो समझ में आता है कि ये रिपोर्ट वास्तविक जो धरातल से मैच नहीं कर रही योगेश जी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके देश को बरगलाने का प्रयास करेंगे तो आंकड़े तो हमारे पास भी है ना। चलिए, रत्नाकर जी छोटा सा कमेंट जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आते हैं पांडे जी के पास। जी बिल्कुल, शायद अशोक भाई प्रधानमंत्री जी का उस बयान जो सदन में दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसको सुनना भूल गए।
और कांग्रेस को प्रवक्ता को लग रहा है कि हम 80 करोड़ जनता को अगर राशन दे रहे हैं तो लोग भूखे मर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है, ऐसी सोच। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं इन दोनों महाशयों को कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में स्पष्ट तौर से कहा था कि हम जो कोविड में जनता जो त्रस्त हो गई थी, जो कोविड में जनता खाने के लिए जो अन्न उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, कोविड में उनकी जो व्यवसाय जो है बंद हो गए थे, निश्चित रूप से हम उनको सब सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन साथ में हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसलिए आगे बढ़ाया कि उनको जो ये समस्या होती है अन्न उत्पादन की या घर में राशन जो इकट्ठा करने की जो प्राइमरी समस्या होती है, बेसिक समस्या होती है, उससे जूझना न पड़े। वो अपने अन्य जो है व्यवसाय में अपना मेहनत करे और आगे ध्यान लगाए और आगे बढ़े। हम सरकार सक्षम है उनके परिवार को राशन देने में और खिलाने में। इनको ऐसा लग रहा है कि हम राशन दे रहे हैं मतलब हम वो भूखों मर रहे हैं। अरे आप इस मानसिकता से उभर के बाहर आइए। आज देश की जनता यह देख रही है और जान रही है कि सहायतार्थ और मजबूती के लिए हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया था, किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपके मुताबिक ये 80 करोड़ लोग सक्षम है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, इनके पास अनाज की कमी नहीं है। त्यागी जी, देखिए योगेश जी, पहले तो इनको जानकारी नहीं, जो हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए हैं, कि राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, ये कांग्रेस पार्टी बना के गई। और इससे पहले भी पीडीएस योजना थी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। तो कांग्रेस, अरे मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, बात थोड़ी सी पूरी हो जाए, बात थोड़ी पूरी हो जाए तो देने से होता है, हो जाए बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने लोगों को बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 55 सालों में ये बताइए, कांग्रेस पार्टी देकर गई तो अनुसार तो सब लोग पत्ते लपेटकर 1947 में जी रहे थे इस देश में। तो झूठ बोलने का काम तो आप कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। बोलिए और आरोप हमारे ऊपर लगा आपके नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, नहीं ना, पढ़ के आना चाहिए। बोलिए आंकड़े पढ़ के आएंगे तो खुद ही आपको जो है झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए आज लोगों को दिख रहा है, अरे सड़क से लेकर संचार व्यवस्था से पांडे जी, आपने क्या ये ललकार में हम दोनों को, अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है तो लगा दिया, सरकार में हुआ है, इसको आप झुठला सकते हैं क्या? ये बताइए, इसको आप झुठला इसीलिए तो लगाया है कि आपने क्या ये क्या ललकार हम दोनों को आपस में तो लगा रखा है, लड़ाई करवाना चाहते हैं ललकार पांडे जी, इसीलिए तो लगा रखा है कि ललकार दोनों तरफ। हाँ त्यागी जी, आपसे मैं बोल रहा हूँ, ललकार दोनों तरफ से लगाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। इसीलिए लगाया कि आखिर किसकी ललकार में दम है, किसकी आवाज जनता तक पहुंच पा रही है, इसीलिए लगाया। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ योगेश जी कि राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी देकर गई, और उससे पहले भी राशन की दुकानें लगातार चल रही हैं। वो किस लिए कि जिससे गरीब गुरबा के यहाँ पर भी राशन पहुंचे। सरकारी जो सस्ते गल्ले की दुकान है, इन लोगों ने अपनी नीति से एक भी नहीं बढ़ाई है और उल्टा उसका बजट कम कर दिया। राशन गल्ले की दुकान लगाने की बात पे राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? आप देखिए, 100 पैसे में 10 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है गरीबों को। तो उन्होंने सच्चाई कही थी, योजनाएं तो लेकर के आए, अब तो 10 पैसे भी नहीं आ रहे हैं, 10 पैसे भी नहीं आ रहे हैं, उसको मिला क्या? अंतिम पंक्ति में आपने फिर ब्रैकेट में कर दिया हम लोगों को, योजनाओं का फायदा नहीं मिला, क्योंकि आपके सारे लोग जो ये योजना लेकर आए थे वो ये क्या है करके खा गए। क्या है यार, वही राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि 100 पैसा भैंस के लिए आए हुए हैं, मुझे लगता है खा जाते हैं लोग। हमें लगातार योगेश जी ने कहा था ना, योगेश जी इसे हटाइए, जो आपने ब्रैकेट में इनके साथ बिठा बंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप सब। अरे यार मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी, मैं योगेश जी को जवाब बोलिए। अभिमन्यु जी बोलिए, जवाब ले लीजिए। अरे मैदान में जमा, आपसे क्यों बात करूं? अभिमन्यु जी, मैदान में और जमीन में आप ग्राउंड पे आपको बीजेपी के सामने जैसे राजा 2 मुर्गों की लड़ाई कराकर ताली बजाता था, तो मैं इसलिए तो यहाँ आया हुआ नहीं हूँ। बोलिए अपनी बात रखिए। तो आप कृपया करके ये वाली बहस ना करवाइए। मैं यहाँ चर्चा के लिए हूँ, ऐसे तो हमारा गला भी खराब हो जाएगा। और मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो थोड़ा सा एक सम्मान हमारी पार्टी का भी रहना चाहिए। हम लोग यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, इंडिया अलायंस के हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम और समाजवादी पार्टी के साथी, हम बड़ी जिम्मेदारी से, हम झूठ की बात नहीं करते, जुमलेबाज तो हम लोग है नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, हम राइट टू फूड हम लेकर आए, मनरेगा हम लेकर आए। तो जो नीतियां हम लेकर आए, ठीक है, सरकार ये काम कर रही है उस पर, लेकिन जो नीतियां हमारी है उस पर काम हो रहा है।
लेकिन जो ये लेकर आए थे, नोटबंदी लेकर आए, वो फेलियर हुई। लॉकडाउन के दौरान एक बहुत छोटा सा सवाल, इनकी नीति मैं देखी, मान वो लिया फेलियर हो गई सब आप लेकर जीएसटी आए। नीति, लेकिन इनकी क्या failure वजह रही कि हुई। आज जनता भी ने हमारी उनको नहीं नीतियां चल रही स्वीकारा हैं, उसका और आपको लंबा सत्ता से संदेश बाहर ये कर है। दिया? लेकिन क्या देश बहुत में 80 छोटा करोड़ सा लोग सवाल, अगर बहुत सीधा मुफ्त सवाल, राशन ले रहे हैं, क्या तो वजह ये रही मेरे कि लिए, जनता मेरे ने देश के लिए शर्मनाक आपकी बात है। नीतियों को नहीं स्वीकारा और आपको सत्ता से बेदखल कर दिया? भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप बता रहे हैं कुछ नहीं कर रही है, उसको सत्ता पर लगातार बिठा रही है, क्या वजह? ये तो हार जीत तो चलती रहती है ना। पांडे जी, पहले हम थे, जनता ने हमको पसंद किया, आज ये लोग, जनता ने इनको पसंद किया, इस लोग सत्ता में, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को, संविधान को प्यार करते हैं। अरे कोई हम विवाह संविधान समारोह के में साथ तो रहते नहीं, जो लड़की हैं, पसंद है संविधान उसको को मानते माला हैं। डाल दो, तो हम पसंद आ गई है, ठीक है। इनके अशोक जी, जनता ने इनको चुना, पंडित जी आ रहे हैं जनता आपके के साथ पास। है। लेकिन जो अशोक जी इन्होंने से एक वादे छोटा सा किए, कमेंट वो वादे ठीक झूठे है, थे, ठीक है। जुमले थे। अशोक जी, खुद क्या आपको इनके क्या समझ नेताओं में ने आ रहा कहा है, कि हम क्या तो झूठ वजह रही बोलते, जब सारी 15 लाख नीति रुपए और नहीं आएंगे। नियंत्रणकर्ता जो थे बहुत अच्छे थे कांग्रेस के, तो क्या वजह रही सत्ता से बेदखल कर दिया? और लगातार हैट्रिक लगाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राज्यों का जो हार हाल हो है वो जाती आपने है देखा। योगेश जी, क्या हो गया का क्या मतलब है? देखिए योगेश जी, जनता है और जनता परिवर्तन चाहती है, सीधी बात। तो जनता जैसे परिवर्तन 2014 में की थी, वही जनता फिर 2024 में परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि जनता को ये लगा था, जो मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूं, जनता को एक महापुरुष की छवि मोदी जी में देखने को मिली थी, लेकिन वो छवि आपने देखा होगा जो 2014 के चुनाव में, मुझे याद है, जब वो बनारस से लड़ने जा रहे थे, तो क्या कहे थे, न मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आप योगेश जी देखिए माँ गंगा की क्या हालत है, देखिए आप। आज 2019 के में आप देखिए पुलवामा की घटना कैसे हुआ, उसके बाद बालाकोट और तमाम तरह के सेंटिमेंट्स, जो हमारे शहीद सैनिकों की चिताओं की आग भी नहीं बुझी थी जोगी जी, मुझे कहते हुए थोड़ा झेप लग रही है, और उनके शहीदों के परिवारों को आंसू तक नहीं थमे थे। और माननीय मोदी जी, जो कि चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है, उनका फोटो लगा के जाके वोट मांगना शुरू कर दिया राजस्थान चुरू में, आपको भी याद होगा। ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए जनता को इस बात का एहसास हो गया कि जिसको हमने चुना वो गलत पार्टी को चुना, गलत व्यक्ति को चुना, झांसे में आ गए। इसलिए जनता जैसे 14 में परिवर्तन की थी ये जोगी जी, 24 में भी वही परिवर्तन करने जा रहे थे। आलोक पांडे जी, कांग्रेस के नेता भी कुछ लगातार यही कहते हैं और आज अशोक यादव जी भी यही कह रहे हैं कि 14 में जिस तरीके से परिवर्तन हमने देखा था, 24 में वही परिवर्तन, वही इतिहास दोहराने जा रहा है। नहीं, 14 में जिस तरह का परिवर्तन है वैसा परिवर्तन तो 24 में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये कहें 2004 में जैसा परिवर्तन है वैसा आ सकता है, एक अल्पमत की सरकार बन सकती है, टूटी फूटी सरकार बन सकती है, कांग्रेस 100-150 सीटें लेके आ सकती है, बाकी 2-2, 4-4 सांसद के विधायक होंगे, कोई गृह मंत्री के लिए लड़ेगा, कोई रक्षा मंत्री के लिए कहेगा, कोई विदेश मंत्री के लिए बार्गेन करेगा, नहीं तो कहेगा हम पार्टी की गिरा देंगे सरकार, ऐसी सरकार आ सकती है। भाई विपक्ष में वो कह सकते हैं कि हम सरकार आने जा रहे हैं, लेकिन 14 जैसा परिवर्तन के लक्षण मुझे इंडिया गठबंधन में इसलिए नहीं दिखाई देते। मैं पिछले 7-8 महीने से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन डिले हो गया, और आप जानते हैं भारतीय ट्रेन के उदाहरण समझिए, जो ट्रेन डिले होती है वो गंतव्य तक समय से नहीं पहुंचती, उसी को लेट किया जाता है। तो इसलिए इंडिया टीटी जो गठबंधन है उसमें दरारें साफ दिख रही है, यूनिटी नहीं है, नेतृत्व तो नहीं है। अब आप कहोगे तो मैं गिना दूंगा, वेस्ट बंगाल से लेके और बिहार से लेकर के और पंजाब से लेकर के केरला तक, केरला में फ्रेंडली फाइट है, पंजाब में फ्रेंडली फाइट है, दिल्ली में यूनिटी है, पंजाब में लड़ाई है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक सीट नहीं देती कांग्रेस को, तो कैसी यूनिटी है? भाई इंडिया गठबंधन कहीं तो सिम्टम दिखाए कि वो जो बेहतर करेगी। नरेंद्र मोदी को हटाएगी देश की जनता तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगी? ये बात तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है नरेंद्र मोदी का चेहरा हटेगा तो वो बोलेंगे लोकतंत्र है, यहाँ तो सांसद तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो आपने तो चेहरे के सामने चेहरा रखा नहीं, नीतियों के सामने नीतियां आपकी अस्पष्ट हैं, आप नारे कहीं न कहीं पर बीजेपी से चुरा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जब देश में सत्ता में आई थी तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी अंग्रेजों द्वारा, वो ये नहीं कह सकती कि उसने सत्ता संघर्ष से गेम किया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, उससे तुलना कांग्रेस की नहीं हो सकती है। इन सब ने अपनी मेहनत से खड़ा किया अपने आप को, कांग्रेस ने तो अंग्रेजों की मेहनत से खड़ा किया अपने आप को। वो कैसे कह सकती है कि हमारे भी दिन तुमको जो मिला था वो तुमने गंवा दिया, और दूसरे जो 0 से 1 से 2 से शुरू हुए थे, एक समय सदन पर कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर हंसा करते हुए जब इनके 2 सांसद थे कि बोले परिवार नियोजन तो इन्हीं पे लागू हो गया, ये बोला करते थे सदन में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मेरे लिए व्यक्त कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। चलते चलते एक छोटा सा कमेंट आपसे और ले लूं, राहुल गांधी की यात्रा कितना बड़ा फर्क डालती नजर आ रही है इस पर?
चुनाव पर? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क आ रही है। पहले वाले में एक दौरा हिमाचल जिता दिया, राहुल जी हनुमान हो गए थे, वहां पहुंच गए थे। कर्नाटका पर उसका प्रभाव मैं मानता हूं राहुल गांधी की यात्रा का पड़ा, लेकिन हिमाचल पर पड़ा तो फिर प्रियंका वाड्रा का पड़ा, राहुल गांधी का नहीं। लेकिन जो दूसरी यात्रा है उसने तो इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। ममता बनर्जी चली गई, नीतीश कुमार चले गए, और अखिलेश भैया भी आगरा में मिलने गए, रास्ते पर मिले नहीं। सीट का बंटवारा कर लो तो ही मिलेंगे। जब युद्ध का समय हो और राजा शहर पे निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी फिर विजय की संभावना कितनी होती है। राजा को रणनीति बनाने के लिए अपनी कैपिटल पे होना चाहिए, भारत भ्रमण पर नहीं। चलिए, आप रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति पूरी बनाई जा रही है 2024 के चुनाव जीतने के लिए, लेकिन रणनीति किसकी कामयाब होगी ये हम सब देखेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और आज कांग्रेस की तरफ से अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस घोषणा पत्र में जनता कितना विश्वास करेगी ये वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।